हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग संविधान के विकास क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे ये एक क्लास का चैप्टर नहीं है, हमें इसके लिए 4-5 क्लासेस लेनी होगी। और क्योंकि हम लोग संविधान के विकास क्रम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है। तो आइए नज़र डालते हैं हम लोग संविधान की परिभाषा पर। संविधान है किसी देश की शासन व्यवस्था जिन नियम व कानूनों की सहायता से चलाई जाती है, वही संविधान कहलाता है। और या हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि नियम और कानूनों को जहाँ लिखा जाता है, या वह दस्तावेज जिसमें किसी भी देश के नियम और कानूनों की व्याख्या की गई है, वहाँ की जो जनता है किस प्रकार अपने देश का शासन संचालित करती है, उनके बारे में लिखा होता है, वही संविधान है। आई बात समझ में? अब हम समझते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग अगर इसको संधि विच्छेद करके देखें तो हमें पता चलेगा सम प्लस विधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, मतलब ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो, जिसका अर्थ है ऐसा विधान जो सभी के लिए समान हो, संविधान कहलाता है। सभी के लिए समान मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं P2P। P माने हमारे प्रेसिडेंट और P माने पब्लिक। प्रेसिडेंट जो कि भारत के प्रथम नागरिक हैं, और पब्लिक जो कि अंतिम कड़ी के रूप में देश के लिए होती है। तो आम जनता तक, प्रेसिडेंट से लेकर के आम जनता तक, जहाँ समान संविधान हो, समान कानून हो सभी के लिए, उसे ही संविधान कहलाता है, वही संविधान कहलाया जाता है। देखिए, समान विधान से मतलब ये भी होता है कि जहाँ की जनता को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से समानता प्राप्त हो, समान उनके साथ में व्यवहार किया जाता हो, उन्हें समान अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, वही संविधान, वही कानून, ऐसा कानून जो कि समान हो सबके लिए, और इनका जहाँ पर लिखित व्याख्या हो, लिखित जहाँ पर इनका उल्लेख हो, वही कहलाता है संविधान। अब हम देखते हैं संविधान के प्रकार। संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान 2 प्रकार का है, अलिखित और लिखित। अलिखित संविधान एक प्राचीन अवधारणा है। देखिए, संविधान को लिखने की प्रथा तो अब से चली है ना, वो नवीन अवधारणा में आती है। लेकिन जब मानव सभ्यता का विकास माना जाता है जहाँ से, तब भी कुछ ना कुछ कानून तो रहे होंगे ना, कि वहाँ पे जो जनता होती थी, जो राजा महाराजा जो होते थे, वो अपनी जनता को किसी ना किसी कानून के अंदर ही तो बांध के रखते थे, तभी तो उनके देश में अराजकता नहीं फैलती थी। तो वहाँ पर अलिखित संविधान था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो अवधारणा है अलिखित संविधान की, वो एक प्राचीन अवधारणा है और प्लस अलिखित है, तो ये एक प्रगतिशील अवधारणा भी कहलाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए कोई बिल नहीं लाया जाएगा, है ना। जबकि क्या होगा, अगर जनता को राजा के बनाए हुए किसी कानून में कोई कमी नज़र आएगी, या वो उनके अधिकारों का हनन करते हुई ही पाई जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पे एक जनमत संग्रह करवाया जाता था और उस संविधान में संशोधन कर दिया जाता था। तो इसीलिए इस अवधारणा को, अलिखित संविधान की अवधारणा को ऐसे कह सकते हैं कि ये एक प्रगतिशील अवधारणा है, ठीक है। इसके अलावा आज हम इसका जो उदाहरण हम देख सकते हैं अलिखित संविधान का, वो हम ब्रिटेन में देख सकते हैं। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है ना। और इसके अलावा इसको एक संज्ञा दी जाती है कि नदी का बहता हुआ पानी, है ना, नदी का बहता हुआ पानी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संशोधन बहुत ईजी तरीके से कर दिया जाता है, बहुत सरलता से कर दिया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा जो प्रकार है संविधान का, वो है लिखित संविधान। लिखित संविधान एक नवीन अवधारणा है, और इस अवधारणा को सबसे पहले जो दिया था वो नीदरलैंड ने नीदरलैंड ने था, लेकिन उसको अमली जामा जिसने पहनाया था वो है अमेरिका। यहाँ पर पहला लिखित संविधान बनाया गया था अमेरिका में 1789 में। आपको फिलाडेल्फिया का सम्मेलन पता होगा, वहीं से अमेरिका के संविधान का जो विकास है वो माना जाता है।
ठीक है। और अमेरिका में पहला लिखित संविधान भी कह सकते हैं, और सबसे छोटा संविधान जो है वो भी अमेरिका का है। यहाँ पर सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, सिर्फ 7 ही अनुच्छेद हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ा संविधान अगर हम कहें, सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर हम कहें तो वो है हमारे भारत का। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब हम यहाँ से चर्चा करेंगे हमारे भारतीय संविधान के विकास की। भारतीय संविधान का विकास अगर हम माने तो वो जो अंग्रेज भारत में आए थे 16वीं शताब्दी में, तब से मानते हैं। ये सब हम जानते हैं सारी बातें हम लोग, कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे यहाँ पर हमारा भारत जो है शुरू से ही सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। ये बात हम सभी को पता है। यहाँ की जो धन संपदा थी, संपन्नता थी, उनसे आकर्षित होकर के अंग्रेज जो थे वो 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आते हैं। और वहीं से जब अंग्रेज़ों का आगमन होता है भारत में, वहीं से ही हम ये मानते हैं कि भारत के संविधान का विकास शुरू होता है। उन्होंने आते ही क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पर किसी प्रकार का शासन कोई संचालित नहीं कर रहा था। यहाँ पे राजा महाराजा भी थे, और यहाँ पे शासन जो क्षेत्र थे जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, जो बड़े व्यापारिक क्षेत्र थे, व्यापार के उद्देश्य से ये शहर बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इसीलिए उनका जो शासन क्षेत्र था वो था बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। जब वो यहाँ पे रह कर के व्यापार कर रहे थे, तभी उन्हें ये महसूस हुआ और उनमें ये लोभ जागृत हो गया कि यहाँ पर हम लोग राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से भी भारत पर हम लोग अपना अधिकार कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 युद्ध माने जाते हैं, जिनसे कि भारत में अंग्रेज़ों का पैर जम गया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है सबसे पहले नंबर पे प्लासी का युद्ध। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय 2 शक्तियाँ, 2 जो बहुत बड़ी शक्तियाँ थी, मुग़ल और मराठे, उनकी शक्तियाँ भारत में थी। उनका जो अधिकार था वो यहाँ पर बहुत अच्छे से था भारत में। तो सबसे पहले उनके सामने जो पहला जो उद्देश्य था अंग्रेज़ों के सामने, वो यही था कि यहाँ पर मुग़लों की और मराठों की शक्ति का पतन करना। तो इसी क्रम में सबसे पहला युद्ध जो है वो प्लासी का युद्ध है। यहाँ से प्लासी के युद्ध से जो बंगाल का नवाब था प्लस जो मुग़ल थे, उनका पतन माना जाता है। ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय हासिल हुई, और यहाँ से उनका एक तरह से देखा जाए तो ये युद्ध उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से उनको पहली सफलता मिल गई थी भारत में। यहाँ से उन्होंने राजनीतिक विकास उनका शुरू हो गया था, उनका प्रशासनिक जो विकास था और उनका अधिकार था वो शुरू हो गया था प्लासी के युद्ध से। लेकिन जो नेक्स्ट जो युद्ध की बात हम करते हैं, बक्सर का युद्ध, ये युद्ध उनके लिए एक तरह से पूरी तरीके से उनको भारत में जमने के लिए, भारत में पैर जमाने के लिए ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से उनका पूरी तरह से भारत पर प्रशासनिक अधिकार स्थापित हो गया। ये युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर के युद्ध से उन्होंने मराठों की शक्तियों को पतन कर दिया था। प्लासी के युद्ध में मुग़लों का पतन हुआ और बक्सर के युद्ध से मराठों की शक्ति भी जाती रही। अब हमने देखा कि 2 महत्वपूर्ण युद्धों में जब अंग्रेज़ों को सत्ता हासिल हो गई भारत में, उनका पैर जम गया, तो यहीं से हम मानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था क्या हुआ, वो हमारे यहाँ के भाग्य विधाता साबित हुए, है ना। कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया। अब क्योंकि आप सब जानते हो जो जीता वही सिकंदर, तो क्योंकि कंपनी अब जीत गई तो इसलिए और कोई शक्ति भारत में स्थापित रह ही नहीं सकती है। अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि कंपनी के शासन जो प्रारंभ हुआ और किस प्रकार उन्होंने नए नए एक्ट लगा करके भारत में जो सभी शक्ति थी, भारत में जो पूरी जनता पर अधिकार करना जो था, उन्होंने कैसे प्रारंभ कर दिया, सभी क्षेत्रों में कैसे उनका अधिकार शुरू हो गया, कौन कौन से अधिनियम वो लोग लेकर के आए, जिसके द्वारा भारत में उन्होंने अपनी सत्ता को धीरे धीरे स्थापित करते गए। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।